सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं जिस प्रकरण की वह है समास। यह प्रकरण या टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय सभी कक्षाओं में इसका उपयोग होता है एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि रीट है, फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड है, सभी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम सर्वप्रथम इसके उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। समास पद की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या अर्थ है इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, समास पद बना है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घ प्रत्यय मिलाने पर जो पद बनता है वह है समास। इसमें जब सु प्रत्यय और लगाएंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा समास, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अथवा संक्षेप। बात करें अब इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है समसमम समास है, अथवा बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, अथवा परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। यह इनकी अर्थ है या परिभाषा है। देखिए, समसमम समासः, इसका अर्थ है दो या दो से अधिक पदों को एक साथ रखना ही समास कहलाता है। दूसरा है बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, अर्थात बहुत सारे पदों के मिलन से या मेल से एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। तीसरा है परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समासः, परस्पर अन्वित पदों का इकट्ठा हो जाना, एकत्रीकरण करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदों को मिला करके हम उनके मध्य में आई विभक्तियों का लोप करके संक्षेप में एक पद में लिखना ही समास कहलाता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, दो या दो से अधिक पदों को एक करके लिखना समास कहलाता है, या जो संक्षेपित पद है जिसका समास किया है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तथा वापस उसका विखंडन करना समास विग्रह कहलाता है, यानी कि उसके अर्थ को जानने के लिए उनमें वापस विभक्तियों को लगा करके उसका विखंडन करना क्या कहलाता है, समास विग्रह, जिसे व्यस्त भी कहा जाता है, समस्त पद और व्यस्त पद। अब बात करें समास विग्रह की, तो यह विग्रह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो विग्रह किसे कहते हैं, वृत्ति अर्थ अबोधगम वाक्यम विग्रह, कि जो वाक्य उसके वृत्ति का ज्ञान करवाता है, वृत्ति का अर्थ बताता है, वह वाक्य विग्रह कहलाता है। यह विग्रह दो प्रकार का होता है। पहला है लौकिक विग्रह, दूसरा है अलौकिक विग्रह। बात करें लौकिक विग्रह की, तो लौकिक विग्रह का अर्थ होता है कि जन सामान्य में जो प्रचलित विग्रह है, पद के अंत में जो विभक्तियां हैं उनका प्रयोग करके जो विग्रह बताते हैं वह लौकिक विग्रह होता है। और अलौकिक विग्रह का मतलब ये होता है कि जिसका प्रयोग प्राय जन सामान्य में नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो विभक्ति प्रत्यय है उनका निर्देश किया जाता है, और यह केवल साधनिका के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कोई पद का मैं दोनों प्रकार से विग्रह करके बता रहा हूं। जिस प्रकार से एक पद है राजपुरुष है,
राजपुरुष का अर्थ होता है राजा का पुरुष, ये इसका समस्त पद है राजपुरुष, इसका अर्थ होता है राजा का पुरुष। राजा का संस्कृत में लिखेंगे तो इसका षष्ठी भक्ति होगा राजा का, क्योंकि संबंध हो रहा है, तो यह हो जाएगा राज्य पुरुष है। तो राज्य पुरुष है, इसका लौकिक विग्रह है। इसमें हमने विभक्ति के बारे में बताया कि षष्ठी भक्ति एक वचन है, पुरुष में प्रथमा एक वचन है, तो यह इसका लौकिक विग्रह है जो जन सामान्य में प्रचलित है। अब बात करें अलौकिक विग्रह की, तो अलौकिक विग्रह जब बताएंगे तो इसमें जो प्रत्यय है उनका भी उल्लेख करना पड़ेगा, प्रत्यय के बारे में बताना पड़ेगा, वह अलौकिक विग्रह होगा। जैसे कि राज्य, इसमें मूल पद कौन सा है? इसमें मूल पद है राजन। राजन में षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, वह है घस प्रत्यय। अब दूसरा मूल पद है इसमें पुरुष, इसमें प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है, वह है सु प्रत्यय। यानी कि इनके जो प्रातिपदिक प्रत्यय हैं उनके बारे में निर्देश करना अथवा कि कोई भी प्रत्यय हो उनका निर्देश करना ही अलौकिक विग्रह कहलाता है। यह जो विग्रह होता है जन सामान्य में प्रसिद्ध नहीं है, जन सामान्य इसका प्रयोग नहीं करता है, केवल साधनिका के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चर्चा करते हैं आगे। देखिए, समास में समास के पद का अर्थ प्रधान होता है, जिसे पदार्थ कहा जाता है। इसके अनुसार ही समास के भेद निश्चित किए गए हैं। तो विभिन्न विद्वान समास के भेद कितने हैं इस पर एक मत नहीं है। कुछ विद्वान 5 भेद बताते हैं, तो कुछ 6 बताते हैं, तो कुछ 7 बताते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि समास के 5 प्रकार होते हैं। समासः पंचधा, 5 प्रकार के समास होते हैं, यह समास के 5 प्रकार हैं। आचार्य वरदाराज ने भी यही बताया कि 5 प्रकार हैं, और उनके बाद में जो परवर्ती व्याकरण आचार्य हुए हैं उनमें से भी अधिकांश ने 5 प्रकार ही बताए हैं। कुछ विद्वान इनके जो भेदों के उपभेद हैं उनको मिला करके इसके 7 प्रकार बताते हैं। अब बात करें इसके 5 प्रकार की, तो देखिए किस प्रकार से हैं। ये मैंने पहले बता चुका हूं कि पद का अर्थ प्रधान होता है, तो पद के अर्थ के प्रधानता की दृष्टि से ही इसके 5 भेद किए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसके बारे में कार्य का भी प्रसिद्ध है या प्रचलित है, वह है केवलश्च अव्ययी भावो द्वंद्वस् तत्पुरुष तथा बहुव्रीश्च विज्ञेय समास पंचधा बुधई। कि केवलम समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास तथा बहुव्रीहि समास, ये 5 विद्वानों के द्वारा समास के भेद बताए गए हैं। जिसमें पहला है केवल समास। बात करते हैं केवल समास की, तो देखिए केवल समास का अर्थ होता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। यानी कि विशेष संज्ञा के नियमों से मुक्त समास केवल समास कहलाता है। यह समास तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व आदि समास के विषयों से बाहर है, इसलिए इसमें केवल समास कहलाता है। इसमें जो पूर्वोक्त जो समास के नियम हैं उनसे बाहर के जो नियम है वो इस समास में होते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, इसलिए इसे केवल समास ही कहा जाता है। यह समास सहज सुपा सूत्र से होता है, इसलिए इसको सुप सुपा समास भी कहा जाता है। इससे पूर्व एक बात और बताता हूं आपको कि समास करने के सोपान। सोपान का मतलब चरण होता है कि कोई भी समास करते हैं तो किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है या क्या क्या चरण होने चाहिए उसमें, ये बता रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो विग्रह करते हैं। यह एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं केवल समास का, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे ये भूतपूर्व, ये इसका उदाहरण है भूतपूर्व।
तो इसके जो 6 सोपान है उनसे हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं उन सोपानों के माध्यम से। पहला जो इसका चरण है वह है विग्रह करना। लौकिक और अलौकिक, जैसे भूतपूर्व का विग्रह होगा पूर्वम भूतः, यह लौकिक विग्रह है, और इसका अलौकिक विग्रह होगा पूर्व अम भूत सु, यानी पूर्व में द्वितीय विभक्ति एकवचन और भूतपूर्व में भूत में प्रथम विभक्ति एकवचन। अब पहला चरण है इसका विग्रह करना, यानी कि लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह दोनों विग्रह करना। दूसरा है सूत्र, किस सूत्र के द्वारा समास हो रहा है उस सूत्र को लिखना। तो यह सूत्र, ये जो समास है यह सहसुपा सूत्र से समास होता है, केवल समास। तीसरा चरण है इसका विभक्ति लोप, कि पद के अंत में जो विभक्ति है उनका लोप करके लिखना है। तो सर्वप्रथम तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इसमें समास होता है और यह हो जाता है पूर्व की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, पूर्वम भूत है। फिर एक समास और होता है सुपो धातु प्रातिपदिकी हो, इस सूत्र से इनके अंत में हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है और यह हो जाएगा पूर्व भूत। चौथा जो इसका चरण है वह है पूर्व प्रयोग, कि पहले प्रयोग किस पद का क्रिया किया जाए। तो यहां इसमें एक सूत्र आता है भूतपूर्व चरक, इस सूत्र से या इसके निर्देश से भूत जो पद है उसका पूर्व में निपात होता है अथवा पूर्व प्रयोग होता है और यह हो जाएगा भूत पूर्व। अब यहाँ पे समासांत प्रत्यय, इसका 5वां चरण है समासांत प्रत्यय के समास के अंत में जो प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उस प्रत्यय को वापस लगाना है, प्रयोग करना है। तो यहाँ पे प्रातिपदिक सूत्र से यहाँ पे सु प्रत्यय लगेगा और यह हो जाएगा भूत पूर्व सु, यानी भूत पूर्व है। अब इसका अंतिम जो चरण है यहाँ पे लिख रहा हूं वो है लिंग निर्धारण। किस समास का लिंग क्या होगा, किस पद का लिंग क्या होगा उसका निर्धारण, यह अंतिम चरण है इसका। तो इस प्रकार से भूतपूर्व पद समास होता है इस पद में। यह उदाहरण है केवल समास का, जिसका अर्थ होता है कि विशेष संज्ञा भी निर्मुक्त है समास केवल समास। यह समास सुबंध से सुबंध का, यानी कि संज्ञा का संज्ञा पद से, सुबंध का धातु पद से, तिंगन से अथवा सुबंध का इव आदि अव्यय पदों से होता है। विशेष नियमों का अभाव इसलिए इसको केवल समास कहते हैं। सहसुपा सूत्र से यह समास होता है इसलिए इसको सुपसुपा समास कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट समास की, जो है अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद प्रधान जो समास है वह है अव्ययी भाव। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। इस समास में अव्यय का सुबंध के साथ में समास होता है। अव्यय यानी कि वे पद जिनका अर्थ कभी नहीं बदलता, जो कभी रूप नहीं बदलता, जिनका अर्थात अविकारी होते हैं। न व्ययति अव्ययम, यानी कि जो पद हमेशा एक समान रहे उन्हें अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे अव्यय पदों का संज्ञादि पद के साथ समास होता है। इनका समास पद भी अव्यय ही होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, उपगंगम, जिसका अर्थ होता है गंगायाः समीपम, यानी कि गंगा के समीप। उप जो उपसर्ग है उसका अर्थ समीपता के अर्थ में लिया गया है। इसका यदि अलौकिक विग्रह करेंगे तो गंगा अम उप, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। अब देखिए इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है। यहाँ पे इस अव्यय की ही प्रधानता है, यानी कि उप की प्रधानता है। यदि आपसे कहा जाए गंगा के समीप जाओ, उपगंगम जाओ या उपगंगम वाराणसी विद्यते, तो यहाँ पे प्रधान गंगा का नहीं है, गंगा के समीप जो है वाराणसी उसकी प्रधानता है।
इसलिए इसमें पूर्व पद प्रधान है। और अव्ययीभाव इसलिए कहा जाता है कि इसके अव्यय के साथ समास होता है और समास पद भी अव्यय ही होता है। अब अगले उसकी चर्चा करें, वह है उत्तर पद प्रधान समास। देखिए उत्तर पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष द्वितीय है, ये तृतीय है। ये उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष होता है, तीसरा समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। यह विभिन्न प्रकार से होता है, इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, तथा दूसरा भेद है इसका व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण का मतलब समान विभक्तियां जिसमें वह तत्पुरुष, और व्याधिकरण तत्पुरुष का मतलब होता है विभिन्न है विभक्तियां जिसमें वह तत्पुरुष। अब बात करते हैं सबसे पहले तो मूल तत्पुरुष की, जिसे तत्पुरुष ही कहा जाता है, वह है व्याधिकरण तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान होता है इनमें दोनों में ही। अब देखिए उत्तर पद प्रधान का मतलब जैसे कि राम पुत्र है, राम पुत्र है, इसका समास विग्रह होगा रामस्य पुत्र है, यह इसका लौकिक विग्रह है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई राम पुत्रम आने, कि राम पुत्र को लेके आओ, तो आप राम को नहीं लाएंगे, उसके पुत्र को लेकर के आएंगे। और पुत्र जो यहाँ पे है वह उत्तर पद है, तो इसलिए उत्तर पद प्रधान जो समास है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष का मतलब यह है कि द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इनका प्रयोग होता है। पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी तक विभक्तियां रहती हैं और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति रहेगी। तो जिस विभक्ति का पूर्व में प्रयोग हुआ है, पूर्व पद में प्रयोग हुआ है, उस विभक्ति के आधार पर इसका नामकरण होता है। जैसे पूर्व पद में यदि द्वितीय है तो यह द्वितीय तत्पुरुष रहेगा। जैसे इस पद में पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है तो यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है, यह संबंध तत्पुरुष कह सकते हैं इसको। अब बात करते हैं समानाधिकरण की। यहाँ पे दोनों पदों में भिन्न भिन्न रहती है, इसलिए व्याधिकरण कहते हैं। जैसे रामस्य में षष्ठी विभक्ति है, पुत्र में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे हम इसे व्याधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण मानते हैं। अब आगे चर्चा करें समानाधिकरण तत्पुरुष की। समानाधिकरण का मतलब दोनों पदों में समान विभक्तियां जो होती हैं कर्मधारय में। कर्मधारय को तत्पुरुष ही समास चाहिए। इसका जो नियम है वह है विशेषणम विशेष्येन कर्मधारय, यानी कि विशेषण और विशेष के साथ जो समास होता है वह कर्मधारय है। इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है, जैसे कि नील कमलम, नीलम कमलम या नीलम च तत्कमलम। यहाँ पे कमल ही प्रधान है, केवल कमल की विशेषता बता रहा है कि वह नीला है, तो प्रधानता यहाँ पे कमल की रहेगी, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय ये तत्पुरुष समास है। लेकिन विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण और विशेष के मध्य यह समास होता है, इसलिए इसे कर्मधारय के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कर्मधारय का पूर्व पद यदि संख्यावाची हो, संख्या पूर्व द्विगु, तो वह द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग होता है, यानी कि कर्मधारय में विशेषण का प्रयोग हुआ और कर्मधारय का वह भेद जिसमें संख्यावाची विशेषण का प्रयोग होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवरात्रि है, पंचपात्रम है, पंचानाम पात्राणाम समाहार है, तो यहाँ पात्रों की विशेषता बता रहे हैं वे 5 है, लेकिन 5 जो है वो संख्यावाची विशेषण है, तो संख्यावाची विशेषण का प्रयोग द्विगु समास में होता है। यह भी तत्पुरुष का भेद है, या ये कहते हैं तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु है, तो यह सही होगा। अब आगे व्याधिकरण के तत्पुरुष के बारे में बता ही चुका हूं मैं, समानाधिकरण के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट समास की, जो है उत्तर पद प्रधान, तो तत्पुरुष हो ही गया। अगला समास है उभय पद प्रधान। उभय पद यानी कि दोनों पद जिस समास में प्रधान हो वह समास होता है द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास चार थे द्वंद्व है, यानी कि च के अर्थ में द्वंद्व का प्रयोग होता है। इस समास में दोनों पद ही प्रधान रहते हैं, यानी कि दोनों की प्रधानता है, कोई किसी एक का विशेष अर्थ नहीं है, विशेष प्रधानता किसी एक पद की नहीं है। जैसे कि दिन रात्रि, राम श्याम, राधे श्याम, सीताराम, सीताराम लक्ष्मण इत्यादि। यहाँ पे सीताराम लक्ष्मण में सीता की भी प्रधानता है, राम की प्रधानता है और लक्ष्मण की प्रधानता है। यदि आपसे एक आ जाएंगे सीताराम लक्ष्मण समीपम गच्छे, तो आप तीनों के समीप में जाओगे, यानी कि सीता के समीप में चले गए, राम के समीप में चले गए। अगला जो समास है वह है बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहिश्च। इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद का मतलब ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा। ये जो समास है प्राय जो पर्यायवाची पद होते हैं या रूढ़ पद जो होते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के रूढ़ हो जाए, प्रचलित हो जाए, उनके लिए प्रयोग होता है। जैसे कि दशानन, लंबोदर। अब लंबोदर जब पद कहेंगे तो लंबोदर तो कोई भी हो सकता है, किसी का भी होगा, जिसका भी उदर मोटा है या जो तोंद वाला व्यक्ति है वह लंबोदर हो सकता है। लेकिन ये जो पद है रूढ़ है गणेश जी के लिए, तो यहाँ पे लंबोदर कहने पर जो भाव है, मन में जो कल्पना होती है वह गणेश जी की होती है। तो यहाँ पे अन्य पद प्रधान है गणेश जी, लंबोदर कहने पर प्रधान कौन है? गणेश जी। तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पे अन्य पद प्रधान होता है। प्राय इसमें पर्यायवाची पदों का ही प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा इनके भी काफी भेद है, जैसे तत्पुरुष में एक नया तत्पुरुष और आता है, आदि उपभेद काफी हैं। लेकिन मुख्य रूप से समास ये 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार के समास होते हैं। आगे वीडियो का ज्यादा भार हो जाएगा, इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताऊं तो इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे आगे अन्य वीडियो में।